एक बहुत ही मतलब आम सी पारिवारिक स्थिति सोचिए। माता पिता हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, फिर भी वो सब एक ही घर में रह रहे हैं। हाँ, ये तो हमारे समाज में बहुत कॉमन है। हम्म, प्यार और स्नेह से सब साथ रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन तब क्या होता है जब ये रिश्ते बिगड़ने लगते हैं? क्या एक अडल्ट शादीशुदा बच्चे का अपने पिता की खुद की कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर रहने का कोई कानूनी हक है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी से जुड़े एक मामले पर आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम राजस्थान हाई कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी और हाल के फैसले पर गहराई से बात करेंगे। केस का नाम है रितेश खत्री बनाम श्याम सुंदर खत्री, और ये कोई मामूली फैसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस केस में ना सिर्फ बेटे को घर खाली करने का ऑर्डर दिया गया, बल्कि उस पर, आप सोचिए, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। हाँ, और यही बात इस केस को बहुत खास बनाती है। मतलब चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचा कैसे? ये मामला वाकई रिश्तों और कानून के बीच की उस महीन रेखा को दिखाता है जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। जो चीज प्यार और स्नेह से शुरू होती है वो कानूनी दांव पेंच में कैसे उलझ जाती है। ये केस उसका एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। मामला है एक पिता और पुत्र का, जिनकी आपस में बन नहीं रही थी। ये झगड़ा निचली अदालतों से होता हुआ हाईकोर्ट तक पहुंच गया। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? कहानी की शुरुआत कहां से हुई? कहानी बहुत सीधी साधी है, जैसी कई घरों में हो सकती है। एक पिता है श्याम सुंदर खत्री। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदा। मतलब ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। ओके। उनका बेटा रितेश खत्री अपनी पत्नी के साथ उसी घर के एक हिस्से में रहता था। जाहिर है पिता की इजाजत से। हाँ, जैसे रहते हैं बच्चे। बिल्कुल, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर समय के साथ पिता पुत्र के रिश्तों में खटास आ गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने बेटे और बहू से कहा कि भाई अब आप घर खाली कर दो। और बेटे ने मना कर दिया होगा। हाँ, बेटे ने घर खाली करने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से सारी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। पिता को अपने ही घर का हिस्सा खाली करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मतलब मामला लोअर कोर्ट में गया पहले। हाँ, पहले निचली अदालत में मुकदमा दायर हुआ और फैसला पिता के हक में आया। कोर्ट ने बेटे को घर खाली करने का आदेश दे दिया। लेकिन बेटा माना नहीं। बिल्कुल नहीं। बेटे ने इस फैसले को फर्स्ट अपील कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा। अपील कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। अच्छा, मतलब दो कोर्ट से वो हार चुका था। हाँ, और इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और मामला राजस्थान हाई कोर्ट तक ले गया। उसने एक दूसरी अपील दायर की और यहीं से ये केस कानूनी तौर पर बहुत दिलचस्प हो जाता है। ठीक है, तो दो अदालतें पहले ही पिता के पक्ष में फैसला दे चुकी थीं। इसके बावजूद बेटा हाईकोर्ट गया। मतलब उसके वकीलों के पास कोई तो मजबूत लीगल पॉइंट होगा। हाईकोर्ट में उनका मुख्य तर्क क्या था? हाँ, उनके पास दो मुख्य तर्क थे और दोनों ही मतलब पहली नजर में काफी ठोस लगते हैं। पहला और सबसे बड़ा तर्क था प्रॉपर्टी के नेचर को लेकर। प्रॉपर्टी का नेचर? हाँ, बेटे ने दावा किया कि ये घर एक हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF की संपत्ति है और वो परिवार का एक सहदायक यानी कोपर्सनर है। एक मिनट। सहदायक या कोपर्सनर, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि वो ये दावा कर रहा था कि इस प्रॉपर्टी पर उसका जन्म से अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता का है। अच्छा, मतलब वो कह रहा था कि ये कोई एहसान नहीं है, ये उसका कानूनी हक है। एग्जैक्टली। और अगर ये बात साबित हो जाती तो पिता उसे घर से नहीं निकाल सकते थे। ये उनकी सबसे बड़ी दलील थी। ये तो वाकई एक मजबूत दलील लगती है। और दूसरा तर्क क्या था उनका? दूसरा तर्क ज्यादा टेक्निकल था, मतलब लीगल प्रोसेस को लेकर। बेटे के वकील ने कहा कि पिता ने गलत तरह का केस फाइल किया है। मतलब उन्हें कब्जे के लिए मुकदमा यानी सूट फॉर पोजेशन फाइल करना चाहिए था, ना कि आज्ञापक व्यादेश यानी मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए। ये एक तरह से ये कहने जैसा था कि भले ही आपका दावा सही हो, लेकिन आपने उसे मांगने का सही कानूनी तरीका नहीं अपनाया है। तो एक तरफ हक का दावा और दूसरी तरफ प्रक्रिया पर सवाल। हाँ, सुनने में तो काफी चालाकी भरी रणनीति लगती है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। अदालत ने HUF वाली दलील को कैसे देखा? हाँ, और यही सबसे जरूरी सवाल था। कोर्ट ने सिर्फ दलीलों को नहीं सुना, उन्होंने सबूतों को भी देखा। सबूत मतलब? अदालत ने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी जो सेल डीड थी उसे मंगवाया और उसकी जांच की, और उस दस्तावेज से ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि वो घर पिता श्याम सुंदर खत्री ने अपनी पर्सनल इनकम से खरीदा था। अच्छा। उसे खरीदने में परिवार की किसी पुरानी संपत्ति या HUF के पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो मतलब ये एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, पुश्तैनी नहीं। बिल्कुल। और इस एक तथ्य ने, आप समझिए, बेटे के पूरे दावे की हवा निकाल दी। कैसे?
देखिए, हिंदू कानून में सहदायिक या को पार्टनर होने का अधिकार सिर्फ पुश्तैनी संपत्ति पर होता है, सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति पर नहीं। जैसे ही अदालत ने ये तय कर दिया कि संपत्ति सेल्फ अक्वायर्ड है, बेटे का सहदायिक होने का दावा अपने आप खारिज हो गया। ये तो बहुत बड़ा मोड़ था। सिर्फ ये समझने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है, मान लीजिए अगर ये संपत्ति पुश्तैनी होती, मतलब दादा परदादा से मिली होती, तो फैसला कितना अलग होता। अगर ऐसा होता तो पूरा केस पलट जाता। पुश्तैनी संपत्ति पर बेटे का जन्म से ही बराबर का हक होता है। अच्छा, वो को ओनर होता। हाँ, वो एक सह मालिक होता और पिता उसे इस तरह घर से नहीं निकाल सकते थे। उन्हें प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाना पड़ता। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड थी, इसलिए उस पर सिर्फ और सिर्फ पिता का अधिकार था। मतलब वो उसे बेच सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी, अपनी वसीयत में किसी को भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे को पूरी तरह से बेदखल भी कर सकते हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टी का नेचर ही सब कुछ तय कर देता है। तो अगर बेटा सहदायिक नहीं था, तो उस घर में उसकी कानूनी हैसियत क्या थी? वो किस नाते वहां रह रहा था? अदालत ने इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट कानूनी शब्द का इस्तेमाल किया, ग्रेट्युइटस लाइसेंसी। ग्रेट्युइटस लाइसेंसी या अनुग्रहित लाइसेंसी, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हुआ कि आप किसी के घर में उनकी मेहरबानी से रह रहे हैं, अधिकार से नहीं। जैसे कोई दोस्त कुछ हफ्तों के लिए आपके घर रहने आ जाए, तो आप जब चाहें उन्हें जाने के लिए कह सकते हैं। आपने एकदम सही समझा। कानून की नज़र में जब तक संपत्ति सेल्फ अक्वायर्ड है, एक वयस्क बच्चे की स्थिति भी ठीक वैसी ही होती है। वो अपने माता पिता के घर में उनके प्यार, स्नेह और अनुमति के कारण रहता है, किसी कानूनी अधिकार के तहत नहीं। तो वो एक तरह का लाइसेंस हुआ। हाँ, ये एक लाइसेंस है और ये ग्रेट्युइटस यानी निःशुल्क इसलिए है क्योंकि ये स्नेह पर आधारित है, पैसे या किराए पर नहीं। और जिस पल माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, वो लाइसेंस खत्म, तुरंत समाप्त हो जाता है। तो कानूनी तौर पर बेटे का स्टेटस परिवार के सदस्य से बदलकर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रहने की अनुमति रद्द हो चुकी है हो गया। ये तो बहुत कठोर लगता है, लेकिन कानून शायद इसी तरह भावनाओं से परे होकर काम करता है ना? कानून को स्पष्टता चाहिए होती है, और यहाँ कानून बिल्कुल स्पष्ट है। बेटे का वहां रहना पूरी तरह से पिता की इच्छा पर निर्भर था। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन बेटे के दूसरे टेक्निकल तर्क तक क्या हुआ कि पिता को अज्ञापक व्यादेश की जगह कब्जे का मुकदमा दायर करना चाहिए था? इसमें क्या कानूनी पेच था? ये एक चालाक कानूनी दलील थी। इसका मकसद था केस को प्रोसीजर में फंसाना, लेकिन अदालत इसके लिए भी तैयार थी। उन्होंने क्या किया? अदालत ने इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का सहारा लिया। सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क केस का हवाला दिया। कौन सा केस? मारिया मार्गाडिया सिक्वेरा फर्नांडिस बनाम इरास्मस जैक डी सिक्वेरा। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक टूल बॉक्स तैयार कर दिया था। टूल बॉक्स? ये दिलचस्प है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक प्रॉपर्टी का मालिक अपनी संपत्ति का कब्जा वापस पाने के लिए कई तरह के सिविल मुकदमे कर सकता है। उसके पास ऑप्शन होते हैं। अच्छा। वो कब्जे की वसूली का मुकदमा कर सकता है या फिर आज्ञापक व्यादेश का। ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। तो बेटे का ये कहना कि सिर्फ एक ही रास्ता सही था, वो गलत था। तो पिता ने जो रास्ता चुना वो उस टूल बॉक्स में मौजूद था। बिल्कुल। और इस बात को और मजबूत करने के लिए अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक और मामले का भी जिक्र किया, कॉनराड डायस बनाम जोसेफ डायस। ओके। ये मामला तो लगभग हूबहू ऐसा ही था, एक पिता और बेटा जो एक ही घर में रहते थे। उस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया था। क्या था वो सिद्धांत? उन्होंने कहा कि जब परिवार के सदस्य एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, तो कानूनी तौर पर संपत्ति का कब्जा मतलब पोजेशन मालिक यानी पिता के पास ही माना जाता है। बेटा वहां सिर्फ एक लाइसेंसी के तौर पर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटे को हटाने के लिए इंजंक्शन सूट ही सही तरीका है। हाँ बिल्कुल, व्यादेश का मुकदमा पूरी तरह से वैध और सही तरीका है। तो अदालत ने एक एक करके बेटे की दोनों दलीलों को कानूनी तर्क और पुराने फैसलों के आधार पर खारिज कर दिया। लेकिन वे सिर्फ यहीं नहीं रुके, और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, अदालत ने सिर्फ बेटे की अपील खारिज नहीं की, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर कुछ ऐसा किया जो बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, और यही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, इसमें एक बहुत कड़ा सामाजिक संदेश भी छिपा था। अदालत ने दो मुख्य बातें कही। पहली तो बेटे की दूसरी अपील को खारिज कर दिया गया,
और दूसरी, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, बेटे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। 1 लाख रुपए। और अदालत ने इसे बेटे द्वारा अपने पिता का घोर उत्पीड़न या sheer harassment माना। अदालत ने इस पूरी मुकदमेबाजी के लिए बहुत ही सख्त भाषा का भी इस्तेमाल किया, है ना? बहुत सख्त। उन्होंने इसे समाज पर एक काला धब्बा और पिता पुत्र के पवित्र और भरोसेमंद रिश्ते को कमजोर करने वाला बताया। तो ये जुर्माना सिर्फ एक सजा नहीं था। नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक चेतावनी है। अदालत ये संदेश दे रही थी कि आप पारिवारिक संबंधों की आड़ में अपने बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खासकर तब जब आपका दावा कानूनी रूप से बेबुनियाद हो। हाँ, अदालत ने देखा कि बेटा दो अदालतों से हारने के बावजूद सिर्फ अपने पिता को परेशान करने और घर में बने रहने के लिए कानूनी प्रक्रिया को खींच रहा था। तो आखिर इसका मतलब क्या निकलता है? इस पूरे मामले से आम लोगों के लिए, जो कानून के एक्सपर्ट नहीं हैं, उनके लिए क्या मुख्य निष्कर्ष हैं? मुझे लगता है कि 3 बहुत बड़े और स्पष्ट निष्कर्ष हैं। पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला ये है कि हमारा कानून एक परिवार के घर और एक कानूनी संपत्ति के बीच एक बहुत ही तेज और कह सकते हैं इमोशनलेस लाइन खींचता है। जिस पल माता पिता अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, एक बच्चे की कानूनी स्थिति रातों रात परिवार के सदस्य से एक ऐसे लाइसेंसी में बदल जाती है जिसका लाइसेंस रद्द हो गया है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सामाजिक धारणा अक्सर इससे अलग होती है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा ये है कि ऐसे मामलों में पैसे का सोर्स ही सब कुछ है। ये पूरा केस एक डॉक्यूमेंट पर टिका था, वो सेल डीड, जिससे ये साबित हुआ कि पिता ने घर अपने पैसे से खरीदा था। सही बात है। इस एक सबूत ने बेटे के पुश्तैनी संपत्ति के दावे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमेशा सही और स्पष्ट रखने चाहिए। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा सबक है, तीसरा सबक ये है कि अदालतें कानूनी प्रक्रियाओं को उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को बर्दाश्त नहीं करती। वो 1 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ एक दंड नहीं था, ये एक जोरदार और स्पष्ट संदेश था कि कानून का दुरुपयोग करके बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने के गंभीर वित्तीय परिणाम होंगे। मतलब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न्याय की प्रक्रिया को न्याय में देरी करने का साधन नहीं बनने दिया जाएगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में रितेश खत्री बनाम श्याम सुंदर खत्री का यह मामला ये स्थापित करता है कि प्यार और स्नेह से दी गई रहने की जगह को कानूनी अधिकार नहीं माना जा सकता। यह एक पारिवारिक विवाद था जिसने संपत्ति कानून की परतों को खोलकर रख दिया और हम सभी के लिए इमोशनल उम्मीदों और कानूनी हकीकत के बीच के फर्क को साफ कर दिया। बिल्कुल, लेकिन ये फैसला पूरी तरह से कानूनी अधिकारों पर आधारित है और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वो क्या? कि कानूनी दायित्व और नैतिक या पारिवारिक कर्तव्य के बीच की रेखा कहाँ है, खासकर जब हमारे समाज में पारिवारिक संरचनाएं बदल रही हैं, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, तो समाज इस रेखा को कहाँ खींचता हुआ देखना चाहता है? बहुत गहरा सवाल है। कानून ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन एक समाज के रूप में हमारा जवाब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।